नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी तीसरी क्लास होनी जा रही है। पहली क्लास हमारी इंट्रो क्लास थी, फिर हमने लेक्चर नंबर 2 देखा जिसमें हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखा और ईस्ट इंडिया कंपनी हमने स्टार्ट कर दिया था। अब हम लोग देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले तो इंट्रो जहां से हम लोग क्लास छोड़े थे बस जस्ट देख लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और जेम्स प्रथम के एफर्ट से कैप्टन हॉकिंस आते हैं, थॉमस मुनरो आते हैं और भारत में कुछ फैक्ट्रीज खोलने की परमिशन पा जाते हैं। हालांकि थॉमस मुनरो जब आता है उस ड्यूरेशन में जहांगीर परमिशन देता है कि भाई आप संपूर्ण मुगल भारत में जहां चाहो वहां फैक्ट्री खोल सकते हो। अब जैसे ही फैक्ट्री खुलेगी तो हैवी कंपटीशन हो जाएगा। कंपटीशन दो बात का होगा, एक तो जो अपने भाई लोग आए हैं यूरोप से उनसे कंपटीशन करो, उनमें खास तौर पे सबसे ज्यादा जो कंपटीशन देगी वो फ्रांसीसी कंपनी देगी। दूसरी दिक्कत क्या है कि भारतीय नवाबों, भारतीय जो सूबेदार हैं इनसे रियायतें पाना ताकि अपने आप को इकोनॉमिकली सक्षम बनाना। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कंपनी व्यापारिक रूप से सशक्त बनती है। व्यापारिक रूप से सशक्त बनने का मतलब मेरे भाई इतना है कि आप देखोगे कि 1700 बेसिकली 1750 आते आते कंपनी इकोनॉमिक पावर बन जाएगी। ठीक है, बल्कि मैं बताऊं कि आपकी बंगाल वाले बेल्ट पे पूरी इकोनॉमिकली कंट्रोल स्थापित कर लेगी। अब ये होता क्यों है, ये कैसे कैसे आगे चीजें बढ़ेंगी कि व्यापारिक कोठी एक खोलने की मांगने वाली कंपनी 100 साल बीतते बीतते भारत में सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन जाती है। इस बात को हम समझेंगे। देखो ये जो दौर चल रहा है ना, ये भारत में पॉलिटिकल डिक्लाइन का दौर है। 1700 हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली 7 के बाद जब औरंगजेब की डेथ होती है उसके बाद से लेटर मुगल पीरियड आना स्टार्ट हो रहा है। लेटर मुगल पीरियड नाम से ही पता चल रहा है कि भाई मुगल पीरियड डिक्लाइन हो रहा है। किसी भी पीरियड के डिक्लाइन होने का, किसी भी दौर के डिक्लाइन होने का मतलब क्या है कि अगर हम शासन तंत्र की बात करें कि भाई कि ये शासन तंत्र डिक्लाइन कर रहा है तो मतलब वो इकोनॉमिकली कमजोर हो रहा है, मतलब वो पॉलिटिकली कमजोर हो रहा है, मतलब वो आर्मी के तौर पर कमजोर हो रहा है। क्योंकि जब कोई भी पावर क्या होगी कि जब इकोनॉमिकली कमजोर होगी, जब वो आर्थिक तौर पर कमजोर होगी, इकोनॉमिकली कमजोर होगी, एक सेकेंड, ठीक है, तो होगा क्या कि भाई वो अच्छी अच्छी आर्मी रख नहीं पाएगी क्योंकि भाई आर्मी को देने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। और इकोनॉमिकली कमजोर होने का मतलब क्या है कि आप पॉलिटिकली अगर कमजोर होगे तो व्यापार करने के लिए आपको क्षेत्र नहीं मिलेगा, आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो यानी अगर आप पॉलिटिकल कमजोर होगे तो इकोनॉमिकल कमजोर होगे, इकोनॉमिकल कमजोर होगे तो आर्मी से कमजोर होगे, और जब आप इन तीनों से कमजोर होगे तो आपके अपने छटकेंगे। ठीक है, तो होता भी वही है। आप देखो कि 1707 के बाद जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होगी, हैदराबाद अलग हो जाएगा, अवध अलग हो जाएगा, मैसूर अलग होगा, बंगाल अलग होगा, जयपुर अलग होगा, सब अपने आप को स्वतंत्र कर देंगे, सबके सब स्वतंत्र करेंगे। और इन स्वतंत्र क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पावरफुल जो क्षेत्र था वो आपका कौन सा क्षेत्र था, तो बंगाल का क्षेत्र था, जिसपे स्वतंत्र शासक कौन था या स्वतंत्र नवाब कौन बना, तो मुर्शीद कुली खां। और मुगल पीरियड जब डिक्लाइन कर रहा है तो वो दरबारी षड्यंत्र का शिकार भी बने। तो इकोनॉमिकली जब आप कमजोर होते हो तो आप क्या करोगे, अपना जमीन बेचोगे। आपके पास पैसा नहीं तो आप क्या करोगे भाई, अपना जमीन बेचोगे अपना काम करने के लिए। तो ये मुगल क्या करते थे, जमीन ही बेचे, इनडायरेक्टली जमीन ही बेचे कि भाई हम इस जमीन पे तुम जाओ व्यापार करो, हम तुमको रोकेंगे नहीं, टैक्स फ्री व्यापार करो, हमको इतना रुपया दे दो। मतलब उनको अपने से मतलब हो जाएगा, बाकी सबसे मतलब खत्म हो जाएगा। अब क्या इसी स्थिति का लाभ उठाएंगे अंग्रेज। देखो 1632 का दौर, ठीक है, 1632 का दौर आप लोग दिमाग में अपने रखना। आपको लगेगा कि सर यहां से चीजें शुरुआत होती है। यहां पे गोलकुंडा पे कुतुबशाही वंश का शासन था। कुतुबशाही वंश से गोलकुंडा में जाके बातचीत करेंगे कि हमको व्यापार करना है, कुछ भैया रियायत हुआ हमको दे दो, मजा आ जाएगा। तो केवल कुछ गोल्ड क्वाइन की वजह से, कुछ गोल्ड क्वाइन के दम पे गोलकुंडा के नवाब कह देते हैं कि आप हमारे यहां से कर मुक्त व्यापार कर ले। यहीं से आप समझो कि इनके अच्छे दिन की शुरुआत हो जाती है। तो 1632 में आप जो गोलकुंडा वाला ये इतना बेहतरीन हम लोग कह सकते हैं कि लोकेशन इनको मिल जाता है करमुक्त व्यापार पे, कुछ गोल्ड कॉइन के दम पे। अच्छे दिन की शुरुआत और भी होगी 1639। ये 4-5 जो डेट है याद रखना, पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा, मैथ्स कॉलम में भी आ सकता है, जैसे तैसे भी आ सकता है। 1639 में इनको मद्रास क्या होता है, मद्रास में जमीन पट्टे पे लेते हैं। ठीक है, और बाद में उसको किलेबंदी भी कहते हैं। आप बोलोगे कि सर किलेबंदी वर्ड को आपने फोकस क्यों किया, आगे चल के आधी लड़ाइयां किलेबंदी के ऊपर हुई है। किलेबंदी का मतलब होता है कि उसको फोर्टिफाइड किया। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को फोर्टिफाइड कर दोगे, आप लीज पे क्या करो, यहाँ पे मद्रास में वो लैंड लीज पे लिए और उसको फोर्टिफाइड किए,
तो कारखाने के अंदर चल क्या रहा है, आप आर्मी के तौर पे सशक्त बन रहे हो, आप किस चीज को खरीद रहे हो, किस चीज को बेच रहे हो, कोई नहीं जान रहा है, अंदर कोई देख ही नहीं रहा है, ठीक है, यानी आपकी प्राइवेसी हो जाती है। तो जाहिर सी बात है जब कोई देख नहीं पाएगा तो सम्राट को, नवाब को चुगली नहीं कर पाएगा कि भाई वहां पे अंदर ये चल रहा है आपके खिलाफ। तो किलेबंदी इसी के लोग करना अपने आप को, अच्छा किलेबंदी सुरक्षा की नजर से भी बड़ा आसान होता था, तो किलेबंदी इसलिए लोग करते थे। तो इन्होंने 1639 में मद्रास पे की जमीन लीज पे ली और उसकी किलेबंदी की। तो किलेबंदी दिखाता है, जैसे मान लो आपका गांव है, आपका द्वारा है, और आपका द्वारे पे आके कोई क्या करे कि बाउंड्री लगा लिया अपना, तो मतलब वो कब्जा कर लिया, आपको दिखाता कि उस लैंड पे आपका नियंत्रण खत्म हो गया। तो किलेबंदी ये चीज दिखाता है कि मद्रास में उन्होंने किलेबंदी की और फोर्ट सेंट जॉर्ज की वहां पे नींव रखी। इसके बाद से 1661 में क्या घटना घटती है कि भैया चार्ल्स द्वितीय जो कि यूके के महाराज बनेंगे, और कैथरीन जो कि पुर्तगाल की हम लोग कह सकते हैं राजकुमारी है। अब यहां पे राजकुमार और राजकुमारी की शादी है, तो चार्ल्स द्वितीय की कैथरीन से शादी होती है। कैथरीन कहां की है, कैथरीन आपकी पुर्तगाल की, यहां पे मैं ऐसे लिख दूं, ये क्या है, ये पुर्तगाली राजकुमारी है, राजकुमारी है, ठीक है। अब सोचो तो हो क्या रहा है कि कैथरीन की शादी होगी चार्ल्स द्वितीय से, शादी कर लिए, तो चार्ल्स द्वितीय बोलेंगे भैया कि कुछ डाउरी मिलेगा क्या, दहेज मिलेगा क्या, तो ये होगा हाँ पुर्तगाल में नहीं मिलेगा, आपको हम क्या करते हैं भारत में दे देते हैं। शादी कहां हो रही है, पुर्तगाल और अंग्रेजों के बीच में, मतलब यूके के बीच में, और दहेज कहां मिल रहा है, भारत में। दहेज में क्या मिलेगा कि भाई भारत में एक पोर्ट सिटी है वो बॉम्बे, एक काम करो बॉम्बे को आपको हम डाउरी में दे देते हैं, दहेज में आप पुर्तगाल ले लो, आप लोग दहेज में, डाउरी में आप क्या करो भाई आप लोग पुर्तगाल ले लो, तो पुर्तगाल सॉरी बंबई ले लो, बंबई मिल गया कहां, दहेज में। बाद में चार्ल्स द्वितीय क्या करेंगे, चार्ल्स द्वितीय इसी को और लगभग 4-5 साल बाद 10 पाउंड पर ईयर किराए की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे, बोलेंगे कि हम यहाँ क्या करने आएंगे, कौन सा हमको यहाँ पे आके बस्ती बसाना है, तो 10 पाउंड पर ईयर दो और बंबई तुम ले लो। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई मिल गया दहेज में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई मिल गया। अब ये बंबई में जो मन करे वो करेंगे। अब अगली बारी आती है 1686 की, ये थोड़ा सा डिक्लाइन दौर है, 1686 का दौर जो है ये इंग्लिश के लिए। इस समय क्या होता है, हुगली में ये लोग लूट मचा देते हैं, हुगली में लूट मचाएंगे। तो अभी क्या है, अभी 1686 के दौर में जो मुगल है वो बहुत पावरफुल है भाई, क्योंकि 1707 से मुगल डिक्लाइन कर रहे हैं। तो होगा क्या, अच्छा बताओ 1686 में शासन किसका रहा होगा, ठीक है, 1686 में किसका शासन रहा, और अकबर के बाद जिसका भी रहा हो, ठीक है। अब बताओ अकबर के बाद किसका शासन रहा हो, हिंट दे देता हूं आपको। तो इंग्लिश वर्सेस मुगल की एक लड़ाई होती है, मुगल आर्मी क्या करेगी, अंग्रेजों को जम के धोएगी, जम के धोएगी अंग्रेजों को। अब होगा क्या, ना केवल धोएगी, सूरत हमको पता है कि इनका पहला क्या था, स्थायी कारखाना था, छिका लेगी। मुसलीपट्टनम छिका लेगी, विशाखापट्टनम छिका लेगी। ये तीनों इनकी जो फैक्ट्रीज थी, इन तीनों फैक्ट्री पे किसका कंट्रोल हो जाएगा, मुगलों का कंट्रोल हो जाएगा। तो 1686 में ये होता है। अच्छा ये बड़े चालाक थे इंग्लिश साम दाम दंड में चारों नीति अपनाते थे। अब इनको लगेगा भाई यहां पे तो अपना काम गड़बड़ा गया, तो इंग्लिश क्या करेंगे, बोलेंगे सॉरी, ये जाएंगे मुगल के पास और मुगल सुल्तान से कहेंगे, भाई मुगल सुल्तान तो मैंने पूछा ही कौन है, इनको बोलेंगे सॉरी भाई गलती हो गई मेरे से, माफ कर दो मेरे को, ठीक। तो बोलेगा कि मुगल कि भाई सॉरी तो मंजूर है, माफी मांग ली भाई अपने को, सुल्तान खुश हुआ, लेकिन हमको युद्ध हर जाने के रूप में 1.5 लाख रुपए चाहिए, युद्ध हर जाना दो 1.5 लाख रुपए, और जब तुम 1.5 लाख रुपए दे दोगे फिर जाओ तुम सूरत, मुसलीपट्टनम, विशाखापट्टनम ले लो। अच्छा ये व्यापारी थे तो इनके लिए 1.5 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, 1.5 लाख रुपए दे दिए। तो यानी क्या है, अपनी गलती इनकी 1.5 लाख रुपए की केवल हुई, जो लूट की गलती थी उसका हर्जाना समझो केवल 1.5 लाख रुपए हुआ, बाकी सूरत, मुसलीपट्टनम और विशाखापट्टनम ये दोबारा पा जाते हैं। इसके बाद से घटना 1691 में होगी। 1691 में ये भी अपने आप में एक शाही फरमान है, ध्यान देना, ये भी अपने आप में समझ जाओ एक रॉयल फरमान है, एक शाही फरमान है, शाही फरमान है अपने आप में, क्या है, एक रॉयल फरमान है। ओके, अब इस रॉयल फरमान में होता क्या है कि बंगाल में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा जाता है कि आपको कस्टम ड्यूटी नहीं देना है, सीमा शुल्क से हम आपको क्या करते हैं भाई मुक्ति दे देते हैं, सीमा शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा,
ठीक है, सीमा शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा। तो बात हुआ कि भाई सीमा शुल्क नहीं देना पड़ेगा तो क्या देना पड़ेगा, तो सीमा शुल्क नहीं दोगे आप केवल हमको 3,000 रुपया पर ईयर दे दो, एक मुश्त 3,000 दो, जाओ आंख मूंद के व्यापार करो, हम आपसे 8 आना कस्टम ड्यूटी नहीं लेंगे। अब केवल 3,000 रुपए के दम पर सोचो, केवल 3,000 पर ईयर के दम पे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या होता है, बंगाल में फिर से एक रियायत मिलती है और वो कस्टम फ्री ड्यूटी मतलब मिल जाएगा उसको। अच्छी बात, बंगाल अब सूरत, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम गया था वो भी मिल गया इनको दोबारा, ठीक है, बॉम्बे मिल जाता है, मद्रास लीज पे मिल जा रहा है, सब चीज मिल जा रहा है। अच्छा, इसी बीच में बंगाल में ही एक और घटना होगी 1698 में, जस्ट 7 साल बाद, महज एक जो सुतानाती, कालीकता और गोविंदपुर, ये 3 विलेज थे, बड़े बड़े विलेज थे। क्या क्या, सुतानाती, कालीकता और गोविंदपुर, इन 3 बड़े विलेज को महज 1,200 रुपए में इसकी जमींदारी अंग्रेजों को मिलती। कितनी, ओनली 1,200 रुपीज में जमींदारी मिल गई। मतलब क्या है, इस क्षेत्र की इकोनॉमिक पावर इनको मिल गई। जब अब इस क्षेत्र में बस्ती होगी तो इंसान होंगे तो हमको लेबर मिल गए, अच्छे हिस्ट पुरुष जो लोग होंगे उनको आर्मी में शामिल करेंगे। तो यानी सुतानाती, कालीकता और गोविंदपुर की इनको जमींदारी मिल जाती है। और कहा जाता है कि इन्हीं एरिया को मिला के आधुनिक जो कलकत्ता है नगर है उसकी न्यू जॉब चार्नाक ने रखी थी, इसी तीनों को मिला के, सुतानाती, कालीकता, गोविंदपुर। ऊपर की जो 4-5 घटना है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक इकोनॉमिक पावर, यानी ये जो महत्वपूर्ण घटना है ये आपको बताती है कि कैसे इकोनॉमिक पावर बनते हैं। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग इकोनॉमिक पावर बनते हैं। इकोनॉमिक पावर जहां पे इनकी अर्थव्यवस्था डगमगाएगी, ये माफी मांगने से भी पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1686 में ये सॉरी भी बोलने के लिए तैयार है, सूरत, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम वापस लेंगे। तो जिंदगी में कभी माफी मांगना पड़े, ठीक है, तो दिमाग में रखना कि मांग लेंगे, बाद में समझाएंगे उनको, ठीक है, वो एक अलग की बात है, लेकिन इकोनॉमिक पावर पहले बनो, ये बताती है ईस्ट इंडिया कंपनी भाई। तो अब क्या होता है कि भाई 1698 यानी 1700 बीतते लगभग ये अपने आप को सेफ स्थिति में लेते आए हैं, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कोस्टल एरिया में, और बंगाल में तो पावरफुल बनने की कगार पे हैं। ये घटना चली रही थी कि 20 साल के गैप के बाद एक घटना घटती है जो कि हम अपने आप में समझ जाओ कि एक यूटर्न टाइप की बनती है। 1717 का शाही फरमान जो कि फर्रुखसियर के द्वारा जारी किया जाता है, ये पेपर में आने के 99% चांस है, ठीक है, आता है पेपर में, दिमाग रखना। 1717 का शाही फरमान होता क्या है, एक्चुअली 1605 में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में इंटर कर चुकी है। और अभी दौर कितना है, तो दौर है 1717 का, 1717 का दौर है, ठीक है। अब देखना है कि 1605 से लेके 1717 के बीच में लगभग कितना साल हो गया, तो 112 साल, ठीक है। तो इस 112 ईयर में कंपनी की क्या अचीवमेंट है, क्या ग्रोथ है, इसको जानने के लिए, इस ग्रोथ को जानने के लिए एक कंपनी क्या करती है, मिशन भेजती है, एक मिशन भेजती है। और किसके निर्देशन में, तो जॉन सरमन के निर्देशन में भेजती है। इसी के लिए इस मिशन को हम लोग जॉन सरमन मिशन के नाम से भी जानते हैं। तो जॉन सरमन मिशन क्या है ये पता चलेगा आपको। अब ये जॉन सरमन मिशन आएगा तो भाई अभी राजा कौन, मतलब मुगल का सुल्तान कौन, तो वो फर्रुखसियर। तो हमेशा क्या होता ना कि भाई अंग्रेजों का पहला था कि हमको पॉलिटिकली लफड़ा नहीं पालना है, हमको पहले दरबार में जाना। जैसे जेम्स प्रथम पहले कहां भेजेगा, जहां जाओ जहांगीर के दरबार में अनुमति लो, रिक्वेस्ट करो, ठीक है। ये भी फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचेंगे। फर्रुखसियर को दुर्भाग्य से उस वक्त तबियत खराब थी, उसको एक फोड़ा हो गया था, और फोड़ा कहा जाता है कि नासूर बन गया था। नासूर बन गया था मतलब ठीक होने का नाम ही नहीं लग रहा था। आप सोचो फर्रुखसियर फोड़े से परेशान हो गया था। अब ये बोला कि यार करे तो करे क्या, तो जॉन सरमन मिशन में एक डॉक्टर भी आया था, ठीक है, जिसका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। ये क्या था, ये पेशे से भी डॉक्टर था, ये पीएचडी वाला डॉक्टर नहीं था, ये पेशे से भी डॉक्टर था। हैमिल्टन बोलेगा फर्रुखसियर घबराओ मत, मैं इसका इलाज करता हूं। हैमिल्टन इसका विशुद्ध रूप से इलाज कर देगा और फर्रुखसियर को राहत भी मिल जाएगी। जो फोड़ा लगता था कि इसकी मौत का कारण बनेगा वो ठीक हो जाता है, फर्रुखसियर आराम पा जाएगा। अब सुल्तान अगर आराम पा गया तो सुल्तान हुआ खुश, तो सुल्तान बोलेगा बोलो क्या चाहिए, क्योंकि भाई पूरा भारत अपना, जो मन में उठाए दे दो, क्या जा रहा है। तो फर्रुखसियर बोलेगा कि मांगो। तो जॉन सरमन मिशन कहेगा कि साहब हम व्यापार को आंकने आए हैं,
और 112 साल हो गया यहाँ पे सेवा करते करते, अभी हम बहुत अचीवमेंट नहीं पा पाए हैं, तो थोड़ा अगर आपका मेहरबानी हो जाए तो मजा आ जाए। बोलेंगे बोलो, बोलेंगे कि हम बॉम्बे में क्या किए हैं, हम दहेज में पाए थे, वहां पे टकसाल स्थापित किए। टकसाल में बेसिकली कॉइन्स छपते थे, अगर उसको वैलिड कर देते, थोड़ा सा वो चलने होने लगता, तो हमारे लिए बड़ा बढ़िया होता। हम बाहर से पैसे लेके नहीं आते अपने यहां से, यहीं से हमारा काम धाम हो जाता। तो मुगल बादशाह कहेगा परमिशन है तुम्हारे टकसाल को, अब वो परमिशन देते भाई, वो चलेगा, उसके द्वारा जो छपे सिक्के हैं, नोट है, उसकी मान्यता दी जाती है भाई। एक तो रियायत नहीं मिल गया। दूसरा बोलेगा कि और मांगो, प्रोफेसर कहेगा जितना मांग पाओ मांग जाओ। तो बोलेगा हमको कुछ फ्री ट्रेड चाहिए। फ्री ट्रेड मतलब हमको भैया कर में देने पड़े, हमको कर मुक्त व्यापार करना है, हम इकट्ठे जो चाहिए ले लो और बार बार का लफड़ा खत्म हो जाए। जैसे हमको भाई बंगाल में सीमा शुल्क की छूट मिल गई 3,000 रुपए में, जमींदारी इकट्ठे 1,200 में हमको मिल जा रही है। तो कुछ ऐसा रहे कि हमको जैसे बार बार लफड़ा ना रहे देने का। तो बोलेंगे कहां पे, तो कहते सूरत में हम चाह रहे हैं कि हमको फ्री ट्रेड की अनुमति दे दीजिए आप। तो कैलकुलेटर निकालेगा फरुखसियर, बोलेगा घर ना करो, काम करो 10,000 तुम दे दो, जाओ तुम निश्चिंत होकर कर मुक्त व्यापार करो। अंग्रेज बोलेंगे अरे बहुत बढ़िया बात। तो अब जॉन सरमन कहेगा कि साहब थोड़ी सी तिजोरी आपकी खाली लग रही है, अगर आप बंगाल में भी हमको फ्री ट्रेड की अनुमति दे देते ना, तो हम आपको 10 की जगह 30,000 देते। फरुखसियर खुश, बोलेगा एक काम करो तुम ले जाओ बंगाल में फ्री ट्रेड करो, 30,000 रुपए पर ईयर हमको चाहिए। बोलेगा खुश है, चलिए सब कोई बात नहीं है, अच्छी बात। अब फरुखसियर मतलब दूरदर्शी नहीं था, पर अंग्रेज तो दूरदर्शी थे ही थे। अब इकट्ठे फरुखसियर को भाई 40,000 रुपए पर ईयर मिलना स्टार्ट। खुश फरुखसियर। इतना ही नहीं, खुशी खुशी में वो कहेगा कि कलकत्ता, अपने कलकत्ता का गठन देखा ना कि 3 गांव, वो 3 गांव कौन से थे, सुधाराती, कालीकता और गोविंदपुर। इन 3 जगहों की केवल 1,200 रुपए में जमींदारी किसको मिलती है, अंग्रेजों को मिलती है। इसके इर्द गिर्द 30 गांवों को खरीदने की परमिशन देता है कि जाइए, आपका मन करता है कि हमको और व्यापार बढ़ाना है और व्यापारिक कोठियां स्थापित करनी है, तो आपको 30 गांव खरीदने की अनुमति देते हैं, जाइए, कोई रोकेगा बताना, हम अपना घोड़ा लेके पहुंचेंगे, देखते हैं कौन क्या। अब 30 गांव की खरीदने की अनुमति मिली। ये था आपके 1717 का शाही फरमान। क्या क्या रियायतें मिली और क्यों ये रियायतें मिली, ये स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर में क्वेश्चन बन के आता ही आता है, आप लोग कर लेना, ठीक है। जॉनसन परमिशन किस चीज से संबंधित था, तो ये ट्रेड एनालिसिस के लिए आया था, वगैरह वगैरह। ओके, आप जब 1717 तक का दौर देख लेते हो तो एक चीज तो समझ गया कि भाई फरुखसियर का जो शाही फरमान था ना, ये बंगाल के लिए सरदर्द हो गया, क्योंकि फरुखसियर ने जो शाही फरमान दिया था वो इंडिविजुअल नहीं दिया है। बंगाल में जो फ्री ट्रेड की अनुमति है वो कंपनी को है, ना कि इंडिविजुअल को। कंपनी को है, ना कि इंडिविजुअल को। अब होगा क्या, जो कंपनी के अधिकारी होंगे इसी दस्तक का दुरुपयोग करेंगे। इंडिविजुअली वो क्या करते हैं, दस्तक लेके ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, यानी अब व्यक्तिगत भी वो व्यापार, एक तो कंपनी व्यापार कर रही है, कंपनी के अधिकारी भी अपना व्यापार कर रहे हैं और कंपनी से ज्यादा लाभ कमा रहे हैं, लेकिन टैक्स नहीं देंगे। तो इससे भाई सुल्तान ने तो कंपनी को दे दिया था भाई हम फ्री ट्रेड की अनुमति देते हैं, लेकिन उसको पता कि व्यापारी जो व्यक्तिगत लोग करेंगे व्यापार, वो तो टैक्स हमको देंगे ही देंगे, उससे हमारा काम धंधा चलेगा। लेकिन अब कंपनी भी क्या हो रही है, दस्तक पे चल रही है, और पर्सनली अब ये लोग दस्तक क्या करते थे, पर्सनली भी यूज करते थे, ठीक है, पर्सनली भी यूज करने लगे। तो दस्तक का यानी क्या होगा, इस फरमान का दुरुपयोग स्टार्ट हो जाएगा, और इस फरमान का इतना दुरुपयोग होगा कि सबसे ज्यादा जो निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ध्यान देना, वो किसके पड़ेगा मेरे भाई, तो वो निगेटिव इंपैक्ट बंगाल पे पड़ेगा। बंगाल जो कि आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था, अब वो विपन्न क्षेत्र बनेगा, और क्या हो जाएगा, बंगाल विपन्न क्षेत्र बनेगा। अर्थात जो बंगाल का नवाब है उसकी झोली खाली होने लगेगी। अब दिक्कत आएगी, नवाब तो विरोध करेगा ना, आप खुद सोचना कि नवाब क्या करेगा, इसका विरोध करेगा। तो नवाब के विरोध करने का जो तरीका बनेगा वो तरीका एक युद्ध को जन्म देगी, और वो युद्ध है प्लासी का युद्ध। हालांकि वो एक चरण है, आगे का देखेंगे हम लोग। अब यहां तक हम लोग समझ गए कि 1717 से आगे बढ़ते हुए क्या होगा, कंपनी एक इकोनॉमिक पावर बनती है। अच्छा, बंगाल, आप बोलोगे कि सर बंगाल इतना फोकस जोन क्यों था कंपनी का, तो ध्यान देना, अभी खैर इसमें क्वेश्चन तो नहीं बनाया यूपीएससी ने, बट आगे दिमाग में रखना कि चूंकि थोड़ा सा पैटर्न बदल रही है तो आ सकता है। बंगाल में क्या था, एक तो फर्टाइल एरिया, बंगाल फर्टाइल एरिया था, तो बंगाल की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा थी।
प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता बंगाल की क्या थी, बहुत ज्यादा थी। तो जब बंगाल की उत्पादकता ज्यादा रहेगी तो यहां से टैक्स ज्यादा मिलेगा, ठीक है। जब पॉलिटिकली यहां पे एक्टिव हो जाएंगे तो यहां से टैक्स भी ज्यादा मिलेगा, जिम्मेदारी कई जगहों की ले ही लिए हैं। तो दूसरी क्या दिक्कत है, यहां पे ह्यूमन पावर है, ठीक है। जहां पे उत्पादकता ज्यादा होती है वहां पे पॉपुलेशन भी ज्यादा होती है, तो यहां पे ह्यूमन पावर ज्यादा है। अच्छा, ह्यूमन पावर वो भी शक्ति बल वाले ज्यादा हैं, खाने पीने की कोई दुर्व्यवस्था है नहीं। तो यानी यहां पे इस ह्यूमन पावर का यूज वो दो जगह पे करेंगे, लेबर में भी करेंगे और आर्मी में भी करेंगे। तो इससे इनकी आर्मी भी अच्छी होगी और सस्ते सस्ते लेबर मिल जाएंगे। तो लेबर की वजह से इनकी इकोनॉमी की स्थिति, इनकी कंपनी की स्थिति अच्छी होगी। तो बेसिकली इस वजह से वो क्या करते हैं, बंगाल पे जोर देंगे। बंगाल पे जोर देने का रीजन ये है, मैंने बोला इनको सबसे ज्यादा जो टफ स्थिति देखने की पड़ी, वो टफ स्थिति इनको देखने को पड़ी फ्रेंच से, ठीक है। फ्रांसीसियों ने इनकी स्थिति सबसे ज्यादा दुर्लभ की। 1664 में फ्रांसीसी क्या करेंगे, कंपनी बनाएंगे, कंपनी द इंडेस ओरिएंटेस, और भारत आएंगे। एक्चुअली लोई 14वां 15वां 16वां का जो दौर है, ये अच्छे शासक के दौर पे तो नहीं जाने जाते हैं, लेकिन इसी में एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। ये वित्त मंत्री था लुई 14वें के समय में। कोलबर्ट बोलेगा कि साहब देखो, पुर्तगीज गए खूब कमाए, डेनिश गए खूब कमाए, ठीक है, डच गए खूब कमाए, इंग्लिश खूब लूट रहे हैं, हम भी तो जाए भारत, लूटने का मौका हमको भी मिलेगा, हम पावरफुल भी हैं। तो लुई 14वां बोलेगा ये तो भाई सही है। तो बोला एक काम करो साहब ना, कि सब लोग तो प्राइवेट कंपनी बना के जा रहे हैं, हम क्यों ना खुद की कंपनी बना के भेजे, सारा पैसा हमारा होगा, सारा माल। तो लुई 14वां बोलेगा ये भी सही बात है। तो बोलेगा कोलबर्ट से करना क्या होगा, बोलेगा कोलबर्ट एक गवर्नमेंट कंपनी बनाते हैं, उस कंपनी का नाम होगा कंपनी द इंडेस ओरिएंटेस। कंपनी बनती है और भारत आएगी। भारत आएगी तो जाहिर सी बात है, जो एक दौड़ मची है कोठियां स्थापित करने की फैक्ट्री, उस दौड़ में शामिल होगी फ्रांसीसी भी। और सूरत में पहली कोठी इनको 1668 में ही खोलने को मिल जाता है। मैंने आपसे बताया था कि पहली कोठी 1609 में, पहली व्यापारिक कोठी इंग्लिश को भी सूरत में ही मिलती है, और पहली व्यापारिक कोठी फ्रांसीसी को भी सूरत में मिल रही है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि वो दो कंपनीज कौन सी हैं सॉरी, जिनकी पहली व्यापारिक कोठी, जिनकी पहली जो फैक्ट्री है, फर्स्ट फैक्ट्री जो है, वो कहां स्टेब्लिश होती है, सूरत में स्टेब्लिश होती है। तो उसका आंसर क्या बनेगा आप लोग को पता है, कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर दो, अभी जस्ट समझाया भी हो आपको, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दो। दूसरी इन्होंने भी कहां खोलेंगे, मछलीपट्टनम में। तो ये आप समझो यहां पे आ गए। अच्छा, जैसे ही कोठी स्थापित होगी तो कुछ गवर्नर की नियुक्ति होगी। तो जैसे फ्रैंको मार्टिन पहले गवर्नर बनेंगे, फिर डुप्ले आते हैं, फिर बुस्सी आते हैं, फिर गोडेहू आता है, फिर लाली आता है। बुस्सी को अगर हटाएंगे भी तो बुस्सी को जो अदर फैक्ट्रीज रहती वहां पे बाद में एस्टेब्लिश करके कर भी देते हैं। तो मतलब ये क्या है कि गवर्नर का क्रम है, फ्रैंको मार्टिन, फिर डुप्ले, फिर बुस्सी, फिर गोडेहू, फिर लाली। ये क्रम भी आपको पेपर में आ सकता है, तो क्रम भी अपने दिमाग में रखना प्रीलिम्स में, ये क्रम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रैंको मार्टिन आता है, तो फ्रैंको मार्टिन बेसिकली आप नाम पाओगे कि पांडिचेरी, आप जो पांडिचेरी देखते हो ना, पांडिचेरी की न्यू माना जाती है कि फ्रैंको मार्टिन नहीं रखी थी, फ्रैंको मार्टिन नहीं रखी थी। हालांकि बाद में डचों ने 1693 में पांडिचेरी पे कंट्रोल भी कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। और डच और फ्रांसीसी के बीच में एक समझौता होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिजविक ट्रीटी। रिजविक ट्रीटी, इस रिजविक ट्रीटी होती है 1697 में, और रिजविक ट्रीटी के तहत क्या होता है, फ्रांस को फिर से क्या होगी, पांडिचेरी मिल जाती है, फ्रांस को फिर से पांडिचेरी मिल जाती है। तो क्वेश्चन बन क्या जाए कि रिजविक ट्रीटी किनके किनके बीच में हुआ और क्या कंक्लूजन निकला। तो कंक्लूजन ये निकला कि भाई कि पांडिचेरी हम फिर से क्या करते हैं, दे देते हैं किसको, फ्रांस को देते हैं। तो रिजविक समझौता यहां पे हम समझ लीजिए, इसको कहीं नोट करना, ये हर जगह नहीं लिखा मेरे भाई, इसको आप घटना चक्र में नहीं पाओगे, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजों की स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, इसको कहीं अपने डायरी में नोट कर लेना, ठीक है। जो लोग सब चीज नोट नहीं कर रहे हैं वो ध्यान देना। अच्छा, अब यहां पे फ्रांस की भी एम्बिशन क्या है कि हम पॉलिटिकली एक्टिव हो, और इंग्लिश की भी एम्बिशन क्या हो गई है अब कि हम पॉलिटिकली एक्टिव हो। तो वो क्या करेंगे, अब देखो 3 इंग्लिश और फ्रांस के बीच में भारत में लड़ाइयां होंगी। इसमें से 2 लड़ाई का तो संबंध भारत से था भी नहीं। पहली लड़ाई जो होती है वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मुद्दे पे। रीजन क्या है पहली लड़ाई का, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मुद्दा, भिड़ जाएंगे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मुद्दे पे, ठीक है। भारत में उस वक्त कौन था, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, और
अंग्रेजों की तरफ से कौन था? तो बर्नेट था। यहां पे बर्नेट और डुप्ले अपने आप में भिड़ जाएंगे, ये दोनों। इसकी शुरुआत कौन करता है? तो शुरुआत तो बर्नेट ही करेगा, बर्नेट, ठीक है, हुकूमत ज्यादा करेगा। ये क्या करेगा कि कुछ फ्रांसीसी जहाजें थी उनको कब्जा कर लेगा। फ्रांसीसी बोट था, ठीक है, उन फ्रांसीसी बोट पे क्या करेगा? कब्जा कर लेगा, ठीक है, उनको कैप्चर कर लेगा, फ्रांसीसी बोट को कैप्चर कर लेगा। जब इन फ्रांसीसी जहाजों को कैप्चर करेगा तो मतलब डुप्ले का दिमाग खड़क जाएगा। डुप्ले पावरफुल था, योग्य था। एक्चुअली सारे रास्ते डुप्ले दिखाया था कि भारत पे शासन कैसे करना है, सब रास्ते डुप्ले दिखाया है, और डुप्ले निकल लेता है, वो सारे रास्ते फॉलो करेंगे अंग्रेज। अब देखो, तो यानी ये लड़ाई का रीजन क्या बनता है? वो बनता है उत्तराधिकार का लड़ाई, और बर्नेट उंगली करेगा डुप्ले को, और होगी ये लड़ाई। हालांकि डुप्ले ये लड़ाई जीत जाएगा। फर्स्ट कर्नाटिक वार आप समझना फ्रांसीसी जीत जाते हैं, लेकिन जीतने के बावजूद चूंकि फ्रांसीसी कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो जब एक्स-ला-शापेल की संधि होती है, पहली जो ट्रीटी होती है पहले कर्नाटिक वार की, उसको हम लोग एक्स-ला-शापेल कहेंगे। और एक्स-ला-शापेल की संधि में क्या होता है? इक्वली खत्म होगी। इक्वली क्या खत्म होगी? मद्रास जीत जाने के बावजूद, मद्रास कितना प्यारा लोकेशन था आप समझना, ये जो आप देख रहे हो ना आर्कआउट के बगल में ये वाला लोकेशन, ये मद्रास का लोकेशन था। मद्रास क्या होगा? मद्रास छोड़ना नहीं चाहते थे अंग्रेज, और मद्रास अंग्रेजों को मिल भी जाएगा, अंग्रेज मद्रास पा जाएंगे। और लुईबर्ग जो कि यूएसए का एक लोकेशन था, इस पे फ्रांसीसी कंट्रोल करना चाहते थे, तो लुईबर्ग फ्रांसीसियों को देती इंग्लिश। और हमको पता कि अमेरिकी क्रांति जल्दी ही हो जाती है, तो लुईबर्ग हाथ से निकल गया, खत्म बवाल, ठीक है। तो यानी क्या कि लुईबर्ग किसको मिल जाता है? ये फैक्ट नहीं मिलता नॉर्मली, तो दिमाग में रखना कि लुईबर्ग यूएसए में था, उसको फ्रांसीसी को मिलता है, और मद्रास इंग्लिश को मिलता है। यानी जिस लड़ाई में डुप्ले ने विजय प्राप्त की थी, उसकी संधि बराबरी पे समाप्त होती है, बराबरी पर समाप्ति होती है, क्योंकि लुईबर्ग का, ठीक है, बहुत रोल रहता नहीं है। तो अब इसे क्या कहता है? जीतना जरूरी नहीं है, संधि भी बराबरी में करना जरूरी है। अब देखो, अब हम लोग आते हैं नोट, इंपॉर्टेंट बात क्या लिखते हैं। इसी बीच में 1746 में क्या होता है? भारत में सेंट थॉमे का भी युद्ध हुआ है। सेंट थॉमे का युद्ध जो हुआ है, ये फ्रांसीसी आर्मी और अनवरुद्दीन जो कि कर्नाटक का नवाब है, इसके बीच में हुआ है। कर्नाटक का नवाब है अनवरुद्दीन, इनके बीच में हुआ है, ठीक है। यानी अनवरुद्दीन किसके निगेटिव है? तो फ्रांस के। ये इंपॉर्टेंट बात है अभी सेकंड कर्नाटिक वार देखने में। तो सेंट थॉमे का युद्ध किनके किनके बीच में हुआ है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया हुआ भी है, आने की भी संभावना है, तो याद रख लेना। अच्छा भाई, ये मुद्दा तो हो गया कि 1748 में एक ट्रीटी हो जाती है, और इस ट्रीटी की वजह से पहला कर्नाटक वार समाप्त हो जाता है। बट बात यहीं नहीं रुकती है, बात कुछ ही दिन बाद सेकेंड कर्नाटक वार स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? मैंने बोला कि 1746 में अनवरुद्दीन वर्सेस फ्रांस आर्मी है। इसी बीच में भारत के दो क्षेत्रों पे उत्तराधिकार की लड़ाई स्टार्ट होगी, दक्कन में सूबेदारी के पद के लिए और कर्नाटक में नवाब के पद के लिए। तो अब देखो, ये एक ट्रिक बनना, यहां पे लिखना MCF NAE। तो MCF मतलब यहां पे फ्रांस है, और NA में E का मतलब इंग्लिश है, बीच में वर्सेज लगा दिया, यानी इधर ये त्रिगुट है, इधर ये त्रिगुट। अच्छा, ये त्रिगुट भी नहीं है, ध्यान देना मेरे भाई, ये त्रिगुट भी नहीं है। यहां पे M का मतलब है मुजफ्फर जंग, C का मतलब है चंदा साहब, C का मतलब है चंदा साहब, N का मतलब है नासिर जंग, और A का मतलब है अनवरुद्दीन। तो अनवरुद्दीन के साथ वैसे भी मैंने आपको बता चुका हूं पहले भी कि सेंट थॉमे का युद्ध हो चुका है 1746 में, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि नवाब के पद के लिए चंदा साहब और अनवरुद्दीन भिड़ जाएंगे एक दूसरे से, और मुजफ्फर जंग, नासिर जंग एक दूसरे से दक्कन में भिड़ जाएंगे सूबेदारी को लेके, ठीक है, सूबेदारी को लेके भिड़ जाएंगे। अब होगा क्या? अब इस लड़ाई में एक पक्ष का साथ देगा फ्रांसीसी और एक पक्ष का साथ देंगे इंग्लिश, ठीक। अब चंदा साहब अनवरुद्दीन से लफड़ा पालेंगे और अनवरुद्दीन को 6 इंच छोटा करेंगे, यानी अनवरुद्दीन के क्या करेंगे? अनवरुद्दीन की चंदा साहब क्या कर देंगे? हत्या कर देंगे। अब अनवरुद्दीन खत्म, अनवरुद्दीन की खत्म होते ही क्या होगा कि कर्नाटक का नवाबी किधर चले गया, यानी कर्नाटक के बड़े क्षेत्रों पे कब्जा किसका हो जाएगा? चंदा साहब का हो जाएगा। आप बोलोगे यानी लीड किसको मिला? तो चंदा साहब की मौत से, अनवरुद्दीन की मौत से फ्रांसीसी लीड में आ गए। मुजफ्फर जंग का साथ देते दक्कन की सूबेदारी के लिए कौन? फ्रांसीसी। और नासिर जंग भी कुछ समय के बाद नासिर जंग की भी मृत्यु हो जाती है।
यानी सूबेदारी भी किसके हाथ में चली गई? मुजफ्फर जंग के। तो आप बोलोगे कि भाई कि जिस पक्ष में फ्रांस ने साथ दिया वो पक्ष क्या हुआ? वो पक्ष हुआ विजयी। एट लास्ट हम लोग कह सकते हैं विजयी। यानी आपके हिसाब से, अच्छा इस समय कौन है? डुप्ले। यानी आपके हिसाब से किसको पावरफुल बनना चाहिए? फ्रांस को पावरफुल बनना चाहिए। बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? लेकिन फिर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्रांस ऐसी एक गवर्नमेंट कंपनी है। आप क्या करेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ये करेंगे फोन, ठीक है, फोन करेंगे अपने महाराज के पास, बोलेंगे थोड़ा सा ये फ्रांस में बात करिए भाई, मूड खराब कर दिया डुप्ले। तो डुप्ले की अब शिकायत, अब सोचो भाई, ठीक है, ट्रंप किसी की शिकायत फोन करके कर दे नरेंद्र मोदी से, तो फिर भाई उसका तो खैर नहीं है। मतलब जो भी राजदूत हो, जो भी वो बुला लिया जाएगा, वापस आओ भाई। हुआ यही, डुप्ले को वापस बुला लिया गया। अब जब डुप्ले को वापस बुला लिया जाएगा तो भेजा किसको जाएगा? बुस्सी को। बुस्सी भी कुछ कर नहीं पाता है, फिर बुस्सी की जगह पे भेजा जाएगा गोडेहू को। गोडेहू आएगा समझौता कर लेगा। गोडेहू आएगा क्या करेगा? गोडेहू आएगा समझौता कर लेगा, और कर लेगा क्या? ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी, पांडिचेरी की संधि कर लेगा। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी, ठीक है, कब? 1754 में। बराबरी पे समझौता खत्म हो जाता है। पांडिचेरी में क्या होता है? बराबरी पे समझौता फिर खत्म हो जाता है। लीड मिली किसको? लीड मिल रही थी, आप खुद समझ जाओ यहां से, लीड किसको मिलनी चाहिए थी? फ्रांस को। मिला किसको? अंग्रेज को। तो पहली में जीत के भी कुछ नहीं कर पाए, दूसरी में भी लगभग जीते, लेकिन डुप्ले को हटा लिया। डुप्ले रहता तो इतना बुरा स्थिति अंत नहीं होने देता, क्योंकि डुप्ले ने ऑलरेडी एक्सला सापेल में देखा था कि जीते हम, लेकिन संधि बराबरी खत्म हुई। यहां संधि को अपने पक्ष में लेकर था डुप्ले। अब तो भैया फ्रांसीसी कर, अब वही बात है, कहा जाता ना कि जब ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। यहां हुआ अंग्रेज के साथ बिल्कुल यही। तीसरी आंग्ल कर्नाटक वार स्टार्ट होगा 1749 में और 54 तक। यह भी भारत के बीच में नहीं है, ये ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध होगा। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया वर्सेज प्रशा, ठीक है, और वहां का युद्ध है। और 7 वर्षीय युद्ध क्यों है? कि 1756 में स्टार्ट होता है, 63 तक चलता है। इस सप्तवर्षीय युद्ध में पार्टिसिपेट कर लेते हैं कौन? फ्रांस और यूके। और इसी मुद्दे पे भिड़ जाएंगे लोग, कहां पे? भारत में। उस वक्त आयरकुट है और लाली है। लाली किसका गवर्नर है? फ्रांस का गवर्नर है, और ये फ्रांस का अंतिम गवर्नर है, ठीक है, लाली है। आयरकुट और लाली आपस में भिड़ जाएंगे। एक वांडीवास का लड़ाई होता है, यहां पे देखो वांडीवास का एक युद्ध हो रहा है 1760 में। इस वांडीवास के युद्ध में लाली हार जाएगा, आयरकुट जीत जाएगी। तो आयरकुट जब जीत जाएगा तो क्या करेगा कि फ्रांसीसी फैक्ट्रीज पे, इनके एरियाज पे कब्जा कर लेगा। पांडिचेरी, माहे, जिंजी, चंद्रगिरी, बहुत सारी जगहों पे कब्जा कर लेगा। लगभग सभी जगहों पे क्या होगा? कब्जा कर लेंगे। अब सोचो, तुम जीते, तुम कुछ नहीं कर पाए, बराबरी की संधि, वो जीते, तुम्हारा सर्वनाश। बोलेंगे काम करो, ये चंद्रनगर छोड़ दो। चंद्रनगर तो तुमको नहीं देंगे। चंद्रनगर क्या करेंगे? एक ट्रीटी होगा, मतलब थर्ड कर्नाटिक वार में भी जो जब ट्रीटी होती है, तो थर्ड कर्नाटिक वार में जब ट्रीटी होगा ना, तो बोलेंगे एक काम कर भाई, हम तुमको कुछ भी देने के लिए तैयार है, ठीक है, कुछ भी ट्रीटी। अच्छा, ये ट्रीटी का नाम आप लोग ध्यान देना, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि, ट्रीटी ऑफ पेरिस होगा, पेरिस की ट्रीटी होगी कि भाई तुमको कुछ भी दे देंगे, तुमको चंद्रनगर नहीं देंगे। नो, चंद्रनगर तो हम अपने पास रखेंगे, बाकी तुम ले लो, तुमको लौटा देते हैं, लेकिन शर्त है। शर्त हमारी क्या होंगी? नो आर्मी, तुम कोई सेना नहीं रखोगे। दूसरी शर्त क्या है? फोर्टिफाइड नहीं करोगे, किलेबंदी, इंग्लिश अगर थोड़ी गलत होगी तो माफ करना, किलेबंदी नहीं करोगे। ये 2 काम तुमको नहीं करना है। करो व्यापार जिस चीज करना है। यानी यहां से खेल क्या होता है? खत्म हो जाता है फ्रांस का भी। अब हम देखेंगे कि बंगाल में पॉलिटिकली कैसे एक्टिव होना स्टार्ट करेंगे। आपके जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके पहले थोड़ा सा हम लोग बंगाल के नवाब को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कि कैसी बंगाल की क्या स्थिति थी। तब हम लोग समझे ना कि सिराजुद्दौला की लड़ाई डायरेक्ट देखने का कोई मतलब नहीं है, हमको सबसे पहले समझना होगा बंगाल की क्या स्थिति थी। तो मैंने आपसे मेरे भाई एक बात बोली थी कि औरंगजेब की मृत्यु क्या होती है? 1707 में, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो रही है। औरंगजेब गया,
निपट गया ये। और जब औरंगजेब जाएगा तो इसके बाद से उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को पूरा हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जब हम लोग लेटर मुगल पीरियड पढ़ेंगे फिर देखेंगे बहादुर शाह प्रथम आता है, जहांगीर शाह आता है, फर्रुखशियार आता है, मोहम्मद शाह आता है। मोहम्मद शाह लंबे समय तक रहेगा, मोहम्मद शाह को रंगीला की टाइटल दी जाती है। अब देखो, तो कहने का मतलब है कि 1707 में जब ये चीजें, ठीक है, मतलब कमजोर होंगी जब, तो कई सारे क्षेत्र क्या होंगे, अलग होंगे। इनिशियली बताया। तो उसी तरीके से जब बंगाल अलग होगा तो बंगाल में मुर्शिद कुली खां आता है। हालांकि सांकेतिक तौर पर अभी भी जो ऊपर का वर्चस्व रहता है वो रहता है किसके नाम, मुगलों के नाम। मतलब मान लो कि हम सारा काम अपने मर्जी से करेंगे, आज्ञा से मुगल शासक फलाने, ठीक है, सिंबॉलिक तौर पे। आगे अलीवर्दी का क्या करेगा, ये सिंबॉलिक भी खत्म कर देगा, ठीक है। मतलब मुगलों के अस्तित्व ही बंगाल से अलीवर्दी खां के दौर में खत्म हो जाता है, समझना बात को। अब देखो, मुर्शिद कुली खां क्या करेगा, स्वतंत्र शासक बनेगा या स्वतंत्र नवाब बनेगा। स्वतंत्र तो नहीं कहेंगे, संस्थापक लेकिन जरूर बोलेंगे कि ये संस्थापक था। स्वतंत्र तो हम लोग अलीवर्दी खां को ही बोलेंगे, संस्थापक था, ठीक है। इसकी एक अच्छी बात क्या थी, इसने बोला कि काम करो यार कि ढाका क्या थी, क्या पहले कैपिटल थी बंगाल की, तो ये इसकी राजधानी ढाका से चेंज करेगा और कैपिटल कहां भेज देगा, मुर्शिदाबाद। यानी इंपॉर्टेंट बात क्या है, राजधानी परिवर्तन इसके दौर में होती है, राजधानी परिवर्तन होगा, ठीक है। इसके बाद से सरफराज खां की बारी आती है, बट सरफराज खां कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, जानना, सरफराज खां कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। सरफराज खां और तीसरी जो पर्सनालिटी है अलीवर्दी खां, जानना, अलीवर्दी खां एक्चुअली बंगाल में सूबेदार था, हमको लगता है बंगाल सॉरी बिहार में सूबेदार था। अब जानना, खैर ये कभी पेपर में नहीं है, क्वेश्चन आएगा। अब देखो, अलीवर्दी खां क्या करेगा कि एम्बिशन जगेगी, क्योंकि सरफराज खां कमजोर था, तो अलीवर्दी खां क्या करेगा कि काम करो इससे निपटते हैं, इससे सरफराज खां से। तो कहेगा भाई गिरिया के मैदान में आओ तुम, तो गिरिया वार होगा, गिरिया का युद्ध, ठीक है, गिरिया वार होगा। गिरिया वार आपका होता है कब, जानना, 1740 में। और रिजल्ट क्या निकलेगा इसमें, ये युद्ध किसके बीच में होगा, तो यहां पे मैं वर्सेस लिख देता हूं, आप समझ गए किसके किसके बीच में होगा, अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच में। इसमें अलीवर्दी खां को विक्ट्री मिल जाएगी, अलीवर्दी खां विजय पाएगा, ठीक है। अब भाई अलीवर्दी खां जीत गया, जीतेगा क्या, तो अब जीतेगा तो नवाब, बंगाल का नवाब कौन बनेगा, अलीवर्दी खां बनेगा। ये बहादुर भी था और होशियार भी था, दोनों चीज था। इसकी बहादुरी का परिचय आपको देता हूं, तो इसकी बहादुरी का परिचय आपको लेना है तो आप इसके इस स्टेटमेंट से ले सकते हो, सॉरी इस स्टेटमेंट से लगते हो कि इसने कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी पे भी लगाया और इसने कंट्रोल फ्रांस की भी कंपनी पे लगाया। अब बोले सर फ्रांस का अस्तित्व तो आप बोले खत्म हो गया, तो भाई पांडिचेरी जो लास्ट पेरिस की ट्रीटी होती है कब होती है, 1754 में होती है, पेरिस की संधि 1754 में होती है। लेकिन ये घटना कब बन रहा है, 40 में बन रहा है। तो फ्रांसीसी खत्म कब हो रहा है, 54 में खत्म हो रहा है, जब अलीवर्दी खां की भी समाप्ति की बारी आ रही है। तो इसने दोनों पे कंट्रोल लगाया, किस भी के, फ्रांसीसी पे भी और ईस्ट इंडिया कंपनी पे भी। क्या बोला, भाई तुम लोग फोर्टिफाइड नहीं करोगे, किसी भी किले की किलेबंदी नहीं करनी है, मना कर दिया सीधा कि करोगे तो ठीक नहीं पाएगा, छोड़ेंगे नहीं। फ्रांसीसी को कहा तुमको चंद्रनगर की किलेबंदी नहीं करनी है और उनको तुमको कलकत्ता की किलेबंदी नहीं करनी है, दोनों लोग को टाइट किया, यानी इनको किलेबंदी करने से मना किया। अब देखो इस बीच में क्या होगा, भाई अलीवर्दी खां ताकतवर था तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, शांत रहेंगे लोग। अलीवर्दी खां की एक कमजोरी क्या थी, हालांकि आज के समय वो कमजोरी नहीं है बट अभी वो कमजोरी है, जानना, इसके पास कोई अपना बच्चा नहीं था, इसके पास जितनी थी वो बच्चियां थी, ठीक है, लड़कियां थी। और आपको रजिया सुल्तान का हाल पता है, तो लड़कियां तो नवाब बनेंगी नहीं, ये सीधी सी बात है। इनकी शादी, भाई नवाब था तो बड़े बड़े घर में करता है, ढाका के नवाब के यहां शादी करता है, एक लड़की की शादी ढाका के नवाब के यहां करेगा। एक लड़की की शादी बिहार में पूर्णिया है, पूर्णिया के नवाब के साथ करेगा, और एक लड़की की शादी ये अपने पटना के नवाब के साथ करेगा। यानी तीनों ही लड़कियों की शादी क्या होता है, एक एक नवाब के घर कर देता है।
तो जिस लड़के की शादी पटना के नवाब के घर करता है वहीं से सिराजुद्दौला का जन्म होता है। ठीक है, अब सिराजुद्दौला क्या होगा, सिराजुद्दौला इसका वारिस बनेगा। अलीवर्दी काका सिराजुद्दौला क्या बनेगा, वारिस बनेगा। ठीक है, अब ढाका और पूर्णिया वाले क्या करें भाई, नाना की संपत्ति में अब हिस्सा नहीं मिला, किसको मिला, वो तो पटना वाले लेके गए सिराजुद्दौला। तो ढाका वाले क्या होंगे, मतलब जो इनकी मौसी लोग होंगी, जो मौसी के बच्चे यानी भाई लोग होंगे, वो सब नाराज हो जाएंगे। तो ढाका की इनकी एक मौसी थी जिनका नाम था घसीटी बेगम, घसीटी बेगम, ये बहुत नाराज होंगी सिराजुद्दौला पे, खूब सरापेंगी, मन करेगा कि मार डालें इसको। और पूर्णिया के थे आपके शौकतगंज, शौकतगंज। तो शौकतगंज और घसीटी बेगम इनके कॉमन दुश्मन कौन है, वर्सेस इनके कॉमन दुश्मन कौन है, सिराजुद्दौला। अब ये चलेगा, मनमुटाव की स्थिति आ गई। तो यहां पे क्या होगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, घसीटी बेगम का भी दुश्मन कौन, सिराजुद्दौला, शौकतगंज का भी दुश्मन कौन, सिराजुद्दौला। तो ये अपने आप में बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे। अच्छा, सिराजुद्दौला का एक और दुश्मन कौन जन्म लेगा भाई, अलीवर्दी खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी को बोल दिया कि आपको फैक्ट्री नहीं लगाना है। और 54 आते आते फ्रांस क्या हो रही है, निपट जा रही है। अब बच कौन रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी की यार ये समझ नहीं आ रहा है, वो बोले कि हमको क्या ना, हमको करना है फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफाइड करना, अपनी हमको फोर्टिफाइड करना है। ठीक है, फोर्टिफाइड करना है, इस बात के लिए वो जोर डालेगा। अलीवर्दी का कहेगा कि नहीं, करने नहीं देंगे फोर्टिफाइड। ठीक है, और सॉरी सिराजुद्दौला क्या करेगा, फोर्टिफिकेशन करने के लिए मना करेगा। ठीक है, लेकिन अब घसीटी बेगम और शौकतगंज का समर्थन इंग्लिश को मिल चुका है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि अवहेलना करेंगे। ठीक है, अवहेलना क्या करेंगे कि भैया हम अपने जो कलकत्ता है हम वहां पे किलेबंदी करेंगे ही करेंगे। सिराजुद्दौला क्या करेगा, बोलेगा करोगे तो तुमको हमसे करना पड़ेगा क्या, युद्ध, वार करना पड़ेगा। अंग्रेजों उसके अवहेलना करेंगे तो लड़ाई करेगा, लड़ाई करेगा तो क्या होगा, कलकत्ता में जो कासिम बाजार था जिसमें इनकी फैक्ट्री थी, कासिम बाजार से इनको मार भगाएगा, कासिम बाजार से इनको मार भगाएगा। कासिम बाजार से जब इनको मार भगाता है, अब ये क्या होगा, ये लोग जान बचा के भागते हैं और कहा जाता है कि अंडमान निकोबार में किसी तरह से अपनी जान बचा के छिप जाते हैं वहां पे। लेकिन इसी बीच में एक घटना क्या घटती है, जो कि कहा जाता है कि एक मनगढ़ंत घटना है। वो घटना है आपकी ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है, या ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी या ब्लैक होल घटना। ये घटना घटती है 20 जून 1756। बोलेगा कि जो लोग, एक हॉलवेल नामक एक अंग्रेज था, उसने ये ब्लेम लगाया सिराजुद्दौला पे कि भैया हमारे कुछ लोग, जो लोग भाग नहीं पाए थे अंडमान निकोबार पे, उनको सिराजुद्दौला ने क्या किया, एक 18 और 14 फीट की कमरा था, मतलब लंबाई उसकी थी 18 फीट थी और 14 फीट उसकी चौड़ाई थी। इस कमरे में टोटल 146, ठीक है ध्यान देना, 146 अंग्रेजों को इंग्लिश को बंद कर दिया, ठूस दिया, और 3 दिन तक भुला गया कि इसको खोलना भी है। इससे भूख प्यास से और उफन के क्या हुआ कि कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। और जब 3 दिन बाद कमरा खुलेगा, मतलब कितनी तारीख को, 23 जून को, 23 जून 1756 को, तो केवल 23 लोग जिंदा बचे, 23 लोग जीवित बचे थे, जीवित बचे। यानी कि क्या है, ये इसको ये लोग कराएंगे करार कि यह एक अमानवीय घटना है। यह क्या है, एक अमानवीय घटना है कि भाई केवल 23 लोग जिंदा बचे हैं। मद्रास में इसको क्लाइव है, क्लाइव की अनुमति मांगेंगे कि भाई हमको क्या करना है, हमको अटैक करना होगा, कहां पे, बंगाल पे। क्लाइव अटैक भी करेगा। और क्लाइव की एक अच्छी बात अभी बताते हैं, ठीक है। तो यानी ये, अच्छा ये बात कौन बता रहा है, ये बात आपका हॉलवेल बता रहा है, ठीक है। अब देखो होता क्या है भाई, दरबारी षड्यंत्र हर जगह चलता है, एक जगह नहीं हर जगह है।
अमीन चंद्र, जगत सेठ, राय दुर्लभ, ये कुछ ऐसे पर्सनालिटी थे। और इसके साथ साथ आपका मीर जाफर जो सबसे कमजोर कड़ी थे। ठीक है, हालांकि मीर जाफर की जो कमजोर कड़ी है इसके बारे में तो अंग्रेज को देर में पता चलता है। यहां से एंट्री होगी किसकी? क्लाइव की। क्लाइव का एंट्री होगा। क्लाइव आएगा और देखेगा कि अमीन चंद्र को क्या हुआ है कि भाई हमारे फैक्ट्री की चाबी मिली है। अमीन चंद्र को रुपया पैसा देगा, बोलेगा थोड़ा सा हम खोलो फैक्ट्री। जाते हैं, छुटपुट एक छोटी मोटी लड़ाई होती है और फिर से कलकत्ता पे कंट्रोल कर लेगा कौन? क्लाइव कर लेगा। अब भाई करे तो करे क्या, ये तो बहुत बुरी बात हो गई। तो क्लाइव जब फिर से कंट्रोल कर लेता है, मतलब फेब 1757 में, कुछ ही समय बाद क्या होगा, फिर से कलकत्ता पे क्लाइव करेगा, कंट्रोल कर लेगा। 1757 आते आते। तो अब होना क्या है, अब सिराजुद्दौला को बेकार लगेगा, वो बोलेगा आते हैं। तो क्लाइव कहेगा आने का कोई मतलब नहीं सर, माफी मांगते हैं, जो हो गया हो गया, लेकिन आपको भी संधि करनी है, हम तो जीते हैं। अब सिराजुद्दौला को भी लगेगा एक चर्म करो, संधि कर लो, तो ये अली नगर की संधि करेगा। अली नगर की संधि करेगा। सिराजुद्दौला के लिए एक निगेटिव संधि थी। ठीक है, और सिराजुद्दौला से कहेगा कि भाई हमको क्या है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 जगहों पे बिना चुंगी दिए व्यापार करना है। बिना चुंगी व्यापार का अधिकार चाहिए, व्यापार का अधिकार चाहिए, ये ले लेगा। किससे? ये संधि किससे होगी? अलीनगर की संधि। तो क्लाइव एंड सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बीच में होगी। ठीक है, तो भाई इनको क्या होगा, अब इनको मिल गया कि हमको बिना चुंगी व्यापार करना है। इसका राइट मिल गया कहां पे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। ठीक है, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा लिखा है, बीबीयू से समझना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से। अब ये मिल गया। अब क्लाइव यही नहीं रुकेगा, वो सोचेगा कि हमको सिराजुद्दौला की कमजोर कड़ी तो निकालनी है। मतलब अगर हमको हमेशा के लिए सुरक्षित रहना है तो हमको कमजोर कड़ी निकालनी होगी इसकी, सिराजुद्दौला की। तो कमजोर कड़ी ढूंढेगा तो अमीन चंद तो मिल गया। अमीन चंद से फिर से बात करेगा, फोन करेगा। अमीन चंद बोलेगा भाई हम ही नहीं है केवल गद्दार, एक कुछ और है। तो बोलेगा कौन कौन गद्दार बताओ? तो बोलेगा कि आपको जगत सेठ से संपर्क करिए, ये नाम में ही है सेठ और नाम में जगत, बहुत बड़ा सेठ था। इसकी अपने पास इसकी बहुत बड़ी बड़ी पोते हुआ करते थे, मतलब मालवाहक जहाज था। ठीक है, इंटरनेशनल, मतलब नेशनली इंटरनेशनल था ये। ठीक है, जगत सेठ। तो जगत सेठ ये क्या था? ये एक धनी व्यापारी था, व्यापारी था, सबसे अमीर इंसान। और अमीर इंसान जब चाहे तख्ता पलट कर दे। ठीक है, दूसरा क्या था? राय दुर्लभ, दुर्लभ था ये दीवान था सिराजुद्दौला का। और बहुत ज्यादा एम्बिशन रखने वाला एक शख्स था जो था मीर जाफर। और मीर जाफर क्या था इस समय? राय दुर्लभ बोलेगा मैं ये 3 लोग हैं, इससे संपर्क कर लो। तो इन दोनों लोग को क्या करता है, इजिली ईस्ट इंडिया कंपनी फोड़ देती है। इंग्लिश इसको, यानी क्लाइव इसको, इनको इजिली फोड़ देगा। जब जाएगा मीर जाफर को फोड़ने के लिए, मीर जाफर इससे आ जाएगा, गद्दारी सिखा रहे हो? बोलेगा हाँ गद्दारी ना करबो, नहीं करेगा गद्दारी। ये बोलेगा अबे भाई तुम सेनापति हो, मैं तुमको नवाब बना रहा हूं, क्या कर रहे हो? सेनापति, राजा बनो। अभी जैसे ही सुनेगा कि हमको सेनापति से नवाब बनने का ऑफर है, तो ये कहेगा गद्दारी करबो। वाले क्या बोला था? ना करबो। अब ये तुरंत बोलेगा गद्दारी करबो। अब एक मैप तैयार होगा, बोलेगा कि सब कैसे गद्दारी करोगे? तो बोलेगा कि क्लाइव बोलेगा मैं क्या करता हूं, सिराजुद्दौला को चुनौती देता हूं, आओ मिलते हैं प्लासी के मैदान में। तो प्लासी के मैदान में मैं क्या करता हूं, इनको चुनौती देता हूं कि आओ हम क्या करेंगे, एक प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला को बुलाते हैं, प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला से हम भिड़ेंगे। ठीक है, तो जब प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला से भिड़ेंगे, बैटल ऑफ प्लासी होगा 1797, एग्जैक्ट डेट इसका 23 जून 1757। तो लड़ने कौन कौन आएगा? तो मीर जाफर बोला हम ही आएंगे। बोला बस हम छोटी सी सेना लेके आएंगे, बस बहुत नाम मात्र की सेना। तुम कह देना सिराजुद्दौला से कि तुम घर जाओ,
हम अंग्रेजों को मार के आते हैं, हमारे सामने तुम सरेंडर कर देना, बात खत्म, लड़ाई सिराजुद्दौला हार जाएगा और हम तुमको सेनापति नवाब बना देंगे। सिराजुद्दौला कहेगा जी हुजूर, और इस तरीके से सिराजुद्दौला क्या होगा, हारेगा और मीर जाफर बनेगा नवाब। हालांकि अब इसकी ये घटना अच्छे से तब समझ में आ गई जब हम लोग प्लासी को देख लें। ठीक है, चलो प्लासी में बता ही देता हूं, प्लासी स्टार्ट ही हो गया तो प्लासी समझ लो। तो प्लासी एक लोकेशन है, समझ जाओ, ये जो लोकेशन है ये भागीरथी नदी के किनारे तट पे स्थित है। ठीक है, भागीरथी नदी के तट पर स्थित एक लोकेशन है। ठीक, तो ये हो किसके बीच में है, प्लासी का युद्ध क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला ये हो रहा है लड़ाई। ठीक है, अब इस लड़ाई में होता क्या है कि भाई लगभग 50,000 के करीब में सैनिक आते हैं सिराजुद्दौला के, और 2200 सैनिक आते हैं जो कि आधुनिक हथियार से लैस थे, वो आते हैं क्लाइव के। क्लाइव की तरफ से, सिराजुद्दौला की तरफ से उसके योग्य सेनापति भी आते हैं, जिनमें सबसे योग्य सेनापति जो था वो था आपका मीर जाफर। मीर जाफर आएगा, मोहनलाल आते हैं, मोहनलाल आएंगे, और मोहनलाल के साथ साथ मीर मदान आते हैं। मीर मदान आते हैं। मीर मदान और मोहनलाल ने एकदम गद्दारी नहीं की, ना गद्दारी की। ठीक है, और चूंकि इन्होंने गद्दारी नहीं की, इसी के लिए इनकी हत्या भी, मतलब युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते मारे जाते हैं। युद्ध में क्या होंगे, मारे जाएंगे। ठीक है, प्लान के अकॉर्डिंग क्या होता है, सिराजुद्दौला को महल भेज दिया जाएगा, मीर जाफर क्या कर देगा, सरेंडर कर देगा। सरेंडर कर देगा, सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण कर देगा। इसके आत्मसमर्पण करते ही, चूंकि सेनापति था, आत्मसमर्पण किया, तो पूरी की पूरी सेना आत्मसमर्पण कर देती है, और इस तरीके से सिराजुद्दौला ये लड़ाई हार जाएगा, अंग्रेज जीतेंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी से जीती गई लड़ाई थी, और फाइनली क्या होगा, मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। ठीक है, अब मीर जाफर से आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उम्मीद करेंगे आप सबको क्लास समझ में आई हो। क्लास समझ में आई हो तो एक बार अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि ये पूरी क्लास, ठीक है, अराउंड 30-32 क्लासेस में हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। आप देखोगे कि कॉन्सेप्चुअली फैक्चुअली पूरे टॉपिक को सिलसिलेवार तरीके से आगे लेके गए। कहीं उम्मीद करेंगे आप सबको दिक्कत तो नहीं आई होगी, क्योंकि समझाते गए तो दिक्कत नहीं आएगी, मतलब विश्वास है मेरा। ठीक है, कुछ आपको लग रहा है कि दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो, वो हम देख लेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को कल क्या ना एक कमेंट आया था कि सर आपने चौल के युद्ध के समय बता दिया कि अकबर वो था, चला जाता। मैंने बिल्कुल ये नहीं बताया है, मैं फिर जाके देखा तो मैं समझ गया कि हो क्या रहा है, हुआ क्या है। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आप कहाँ पे दिक्कत में आए थे। ठीक है, आप दिक्कत में यहाँ आए थे। ठीक, मैं आपको जो ब्लू वाटर पॉलिसी समझा रहा था, तो मैं बता कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, बेसिकली समुद्र नियंत्रण की नीति थी। उसमें यह था कि हमको सभी जो स्ट्रेटेजिक एरियाज में कंट्रोल स्थापित करना है, ताकि बाद में जो काफिला और आर्मेडा सिस्टम आया था, हम लोग होता है कॉटेज आर्मेडा सिस्टम आया था, उसके तहत अकबर भी परमिशन लेके आता था। मैं ये बात समझा रहा था जिसको आप बैटल ऑफ चौल में समझ गए। तो बैटल ऑफ चौल में बिल्कुल नहीं बता रहा था। बैटल ऑफ चौल क्या था कि मिस्र, तुर्की और गुजरात के जो मुस्लिम व्यापारी थे उनसे पुर्तगीज का लड़ाई हुआ था, जिसमें पहले अल्मेडा हार जाता है, बाद में अल्मेडा जीत जाएगा। ठीक है, तो अकबर मैंने उस समय नहीं बताया मेरे भाई। ठीक है, वो थोड़ा सा हो सकता कि फ्लो में आपको सुनने में वो लग गया हो। ओके, तो ये भी डाउट आपका दूर हो गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।